हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे होपफुली सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। मैं आपका अपना अमित सिंह फिर से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जहां पे बात करेंगे हिंदी पेडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, इन सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। मतलब आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप कोई भी शर्ट उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते मिलेंगे। आज तक जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं सभी में प्रॉपर मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं जो 100 टाइम रिपीट होते हैं। और अगर आपने थोड़े से भी मेरे वीडियो देख लिए तो सीटेट तो इस बार में हवा हवा में निकल जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, है ना। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। आपको होपफुली सारी बातें समझ में आएगी और कहीं ना कहीं कुछ आपको समझ में आए चाहे ना आए, फिर भी आपकी एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि किस वे में आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो चलते फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। होपफुली क्लास आपको बहुत ही मस्त लगेगी और आप भी बहुत ही बेस्ट होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आप बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वो सीटेट हो सकता है, यूपीटेट हो सकता है, रीट हो सकता है, केवीएस हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए इजीली मेरे से कनेक्ट हो जाएगा। जहां पे भी आपको डाउट हो तुरंत मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। ये 110% मैं कह रहा हूं, भले ही हम लाइव नहीं है फिर भी आप मुझे कमेंट करो, हम आपके कमेंट का 100% रिप्लाई और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो प्लान करेंगे, है ना। तो इसके लिए जो है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेहतर तरीके से, मेरा हर कॉन्सेप्ट को सिखाने का तरीका केवल यही रहता है। देखो रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, रटना बिल्कुल है ही नहीं। एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे उसके माध्यम से कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मतलब एक क्वेश्चन भी आएगा तो उसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि उससे मिलता जुलता कोई दूसरा भी क्वेश्चन होगा ना, तब भी आप इजीली अटेम्प्ट करोगे, ये मेरी गारंटी है ना। तो चलते पे स्टार्ट करेंगे। देखो पीपीटी बहुत अच्छे से बनी हुई है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं। अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि इनको इंग्लिश में भी दीजिएगा, हिंदी पेडोलॉजी को तो आपको हिंदी में ही पढ़ना पड़ेगा ना मेरे यार, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, समझते हैं। ज्यादा लॉन्ग डिस्कशन तो नहीं करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी पेडोलॉजी, जो 30 नंबर की आती है, जहां पे 15 नंबर के पेडोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं और 15 नंबर के आपके सामने गद्यांश और पद्यांश होते हैं, जिनको मैं सॉल्व करा चुका हूं। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जो है बेहतर तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं, समझते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है। यानी जो आपको उपागम दिए गए हैं, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा बेस्ट ऑप्शन है जहां पे बच्चे का शब्दकोश यानी शब्द भंडार, वोकैबुलरी बढ़ जाए, जहां पे शब्द भंडार बढ़ जाए, शब्दकोश बढ़ जाए जहां पे, है ना। तो चलते समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है समानार्थी एवं विपरीत शब्दों को याद करना। जहां पे भी याद करना आ जाए, रोट मेमोराइजेशन आ जाए, तुरंत आप कट कर दो, क्योंकि वो अपने आप में निगेटिव है। क्योंकि आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है ना। रोट मेमोराइजेशन करने से आपका शब्दकोश नहीं बढ़ जाएगा, है ना। आपकी वोकैबुलरी जो है वो जो है बढ़ नहीं जाएगी, समझ रहे। तो ये तो कट हो जाएगा, है ना। दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना। जो भी आप शब्द पढ़ रहे हो उनके संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में आप नए शब्दों का अनुमान लगाते हो कि इनका ये भी मीन हो सकता है ना। ऐसे करके आपका जो है शब्दकोश बढ़ सकता है कि आपके सामने जो भी चीजें आ रही हैं उनको आप रिलेट कर पा रहे हो कि यार इसका मीन ये भी हो सकता है, इसका मीन ये भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, है ना। ऐसे करके आपका नॉलेज भी एक्वायर होगा, नॉलेज को सीख सकते हो आप, है ना। और ऐसा करने से आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा जब आप एक चीज को डिफरेंट टाइप से पढ़ने की कोशिश करते हो, है ना। तो ये भी ठीक हो सकता है। फिर भी देख लेते हैं आगे। प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना। हमेशा आप डिक्शनरी देखोगे, जब भी आपके सामने कोई शब्द आएगा, क्या आप बार बार डिक्शनरी को खोलोगे? तो ये अपने आप में नेगेटिव बात हो जाएगी कि दिन भर आप डिक्शनरी को थोड़ी ना खोलोगे। जो भी चीजें आपको पता है, जो भी आपके पास पुरानी इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप डिकोड कर पा रहे हो चीजों को, है ना। उसके उससे रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, तो उससे शब्दकोश बढ़ेगा। ये बात तो गलत हो गई यार यहाँ पे, है। सभी नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। जो भी आपके सामने शब्द आए उसका वाक्य प्रयोग करने लगो। क्या यहां से आपका शब्दकोश बढ़ेगा? आपको सिंपल से समझ में आ रहा होगा, आपने टीचिंग ट्रेनिंग कर रखा है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से होती है उसके अकॉर्डिंग आप नई इंफॉर्मेशन को बिल्ड करते हो, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप नया नॉलेज इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, तो आप पहली वाली चीज से पढ़ पढ़ के रिलेट करते हो, है ना, कि जो आपके माइंड में पहले से है। तो ऐसा करने से आपका नॉलेज भी बढ़ता है और वहीं से आप नए नए शब्दों को भी खोजते हो, नए नए शब्दों को भी माइंड से पढ़ते हो, समझते हो कि इसका मीन ये भी हो सकता है ना। तो हमारे पास यही सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। होपफुली समझ में आ गया होगा। हमारे स्क्रीनशॉट फिर आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा। चलिए सारे क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका हम लोग यही फॉलो करेंगे कि जो है उसको विधिवत तरीके से पढ़ें। अब इतना भी नहीं कि मैं आंसर आंसर बता के आपको निकल लूं तुरंत। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप जवाब जरूर दे पाओगे। लिखा हुआ है कि एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है
मतलब एक कोई क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं जो क्या कर रहे हैं कि जो सिलेबस जो भी चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं उसको चैप्टर को आधा उन्होंने पढ़ा दिया। अब आधा पढ़ाने के बाद कह रहे हैं या कह रही हैं कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। कह रहे हैं जैसे अब मान लीजिए सिंपल इसको मैं कहूं कि एक क्लासरूम है जहां पे एक टीचर पढ़ा रहा है, उन्होंने एक चैप्टर को आधा पढ़ा दिया। अब आधा चैप्टर जो बचा उन्होंने कहा अपने बच्चों से अपने स्टूडेंट से कहा कि जो है इसको आप आधा अपने शब्दों में पूर्ण करो। इस प्रक्रिया उपागम को क्या कहेंगे? मतलब आधा पढ़ा दिया और आधा कह रहे हैं कि अपनी इच्छा अनुसार बताओ कि आगे क्या हुआ होगा, इसको कंप्लीट करो। तो इस उपागम को क्या कहेंगे बताओ? ये तो वही हाल हो गया कि आधी मूवी आपको दिखा दी गई और फिर बोला जा रहा है आपसे कि जो है आधी मूवी मत बताओ आगे क्या हुआ होगा है। ऐसा तो अपने बचपन में भी देखा होगा या अभी भी देखते होंगे, या कुछ भी आप देखते तो लाइट चली जाए या कुछ इशू हो जाए मोबाइल में ही, मान लीजिए आजकल तो मोबाइल में ही सब लोग देख लेते हैं, तो कोई इशू हो रहा है तो आप इमेजिन करने लगते हो, डिफरेंट टाइप से सोचने लगते हो यार आगे क्या हुआ होगा, है ना? समझ रहे मेरी बात को? तो आगे क्या हुआ होगा आप डिफरेंट टाइप से सोचने लगते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना? तो इस प्रक्रिया उपागम को क्या कहेंगे? जब अपनी इच्छा अनुसार जब आगे की चीजें आप पूरी कर रहे हो, क्या ये अनुभव आधारित गतिविधि है, या फिर समूह कार्य है, या फिर लेखन गतिविधि है, या अंतर्बोध आधारित गतिविधि? कौन सी गतिविधि? देखो यहाँ पे अनुभव आधारित गतिविधि है या समूह कार्य की कोई बात नहीं हो रही है ना, लेखन गतिविधि की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी इच्छा अनुसार बताओ मुझे कि आगे आप कंप्लीट कैसे करोगे चैप्टर को, है ना? या कंप्लीट कर रहे हो तो इसको उपागम को क्या कहेंगे? तो ये अनुभव आधारित गतिविधि है या अंतर्बोध आधारित गतिविधि है? तो अनुभव आधारित तो नहीं कह सकते, यहाँ पे अनुभव की केवल बात नहीं हो रही, यहाँ पे चैप्टर की भी बात हो रही है कि चैप्टर आपको सामने डिस्कस हो रहा था, उसमें से आधा पढ़ा दिया गया और आधा चैप्टर से रिलेट करके आप आगे बताओगे कि आगे क्या हुआ होगा। तो ये क्या है? ये अंतर्बोध आधारित गतिविधि है। कैसी है? अंतर्बोध आधारित गतिविधि है। अब आप ये मत समझना कि मैं अपने पास से कुछ ऐड कर रहा हूँ, ये सब ऑफिशियल आंसर की है, सब कुछ फिक्स है चीजें, है ना? चलते हैं आगे, चलते हैं समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलो, होपफुली आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर देना। और टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो, इस बार आपको सीटेट तो निकालना है, क्योंकि आपको पता है सीटेट एक साल हो गया नहीं आया है, और डी प्लस बी वगैरह इनकी सबकी वैकेंसी भी आउट हो गई, फिर भी अभी सीटेट नहीं आया है ना। और बोला जा रहा है कि इस मंथ में तो आ ही जाए, है भगवान की दुआ रहे तो इस मंथ में आ जाए, अक्टूबर में, ज्यादा लेट होगा फिर दिसंबर में कब कराएंगे ये, है ना? तो आप तैयारी अपनी करते, देखो हमारे हाथ में जो जितनी चीजें हैं हम करते रहेंगे, तैयारी आप अपने हाथ से करते रहो, क्योंकि जब एग्जाम नोटिफिकेशन, जब नोटिफिकेशन तो आना ही है, वो तो आएगा ही आएगा। अब ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन नहीं है तो पढ़ेंगे नहीं, है ना? क्योंकि अगर आपको इस बार क्रैक करना है, क्योंकि चीजें कब बदल जाए, कब एग्जाम पैटर्न कब बदल जाए, कब सिलेबस बदल जाए, हमें नहीं पता होता है ना? तो जब भी आपकी चीजें समझ में आए आप उनको क्रैक करके रख दो, बस लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, एक बार पास करना होता है केवल। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है? यानी हमसे पूछा है साइलेंट रीडिंग जो होती है उसका कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है, साइलेंट रीडिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, लाभ कौन सा नहीं है, मतलब जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से निगेटिव पॉइंट कौन सा है? हमसे पूछा गया है निगेटिव पॉइंट कि साइलेंट रीडिंग जो होती है उसके लिए निगेटिव पॉइंट कौन सा है। साइलेंट रीडिंग मतलब कि कुछ भी आप जब मौन होके पढ़ते हो, देखो जब आपके क्लास में या कुछ आप तेज स्वर में पढ़ते हो तो चीजों को ऐसे फ्लो में पढ़ जाते हो, भले ही उसका मीन आपको ना पता हो, लेकिन जब आप मौन होके पढ़ते हो, शांत होके पढ़ते हो, तो आपको एक एक वर्ड समझ में आता है कि इसका मीन क्या होगा। समझ में बात? तो साइलेंट रीडिंग अपने आप में बहुत अच्छी होती है, जैसे कि प्राइवेट स्पीच होती है, जब आप खुद से बातें करते हो तब आप एक डायरेक्शन लेते हो, वैसे होती है मौन रीडिंग कि जब आप खुद से पढ़ते हो, चीजों को मौन होके पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है कि कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में चीजें दी गई हैं। चलो देखते हैं निगेटिव पॉइंट कौन सा है। यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। जब आप मौन होकर पढ़ते हो तो झिझक दूर होगी, संकोच दूर होगा। संकोच तो तब दूर होगा, झिझक तब, देखो आपकी झिझक जो है या कॉन्फिडेंस लेवल तब जो दूर होता है, मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंस, या मान लीजिए जो भी चीजें क्या नाम, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो किसी के सामने, या पूरी तरीके से क्या नाम सही से बोल नहीं पा रहे हो, ये झिझक है। क्या कहेंगे उसको कि कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो सामने वाले से, है किस तरीके से, तो ये झिझक तब दूर होगी जब सामने वाले से बात करोगे, ऐसा कि नहीं मौन बैठे रहो बंद कमरे में और आपकी झिझक दूर हो जाएगी। आपका संकोच तब दूर होगा, आपकी हेजिटेशंस, ये वर्ड नहीं याद आ रहा था यार मेरे, आपकी हेजिटेशंस तब दूर होंगी जब सामने वाले से आप इंटरैक्ट करोगे, है ना? ऐसा नहीं कि प्राइवेट स्पेस चुपचाप बैठे हुए हो आपकी झिझक दूर हो जाएगी, ऐसा तो नहीं। जब चीजों को फेस करते हो तभी चीजें हमें समझ में आती हैं। तो ये गलत बात हो गई यार, फिर भी हम आगे चेक करेंगे, जो गलत है वही सही है? या विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है। ठीक बात है, जब हम धीरे धीरे पढ़ते तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती, थोड़ी सी बढ़ ही जाती है यार मेरे। अभी मैं 3 घंटा आपके सामने चिल्लाऊं तो एनर्जी थोड़ी लो होगी ना होगी, बात वही ना। तो आप धीरे धीरे पढ़ सकते हो, टाइम इससे आपकी एनर्जी तो बच सकती है, बट ठीक है।
आगे देखो, आगे लिखा हुआ विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही बात मैंने अभी आपको बताया, जब आप धीरे होके मौन होके पढ़ते हो तो आप अर्थ एक एक वर्ड का अर्थ समझ में आता है आपको, है ना, और समझने की कोशिश भी आप करते हो। आप फ्लो में पढ़ रहे हो, सस्वर पठन कर रहे हो, किसी के सामने पढ़ना है आपको तो आप पढ़ते हुए चले जाते हो, भले आपको मीन समझ में ना आए। जब आप खुद से पढ़ते हो, पढ़ने के लिए बैठते हो तो वहां पे चीजें क्लियर होती हैं। चलो ये भी ठीक है। या विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है, ठीक बात है। या विद्यार्थियों में क्या खुद से पढ़ने की, खुद से यानी खुद से पढ़ते हैं, खुद से एनालिसिस करते हैं, ये जो है प्रवृत्ति डेवलप होती है अपने अंदर। जब आप खुद से बैठते हो पढ़ने के लिए, आपकी आदत पड़ती है, आपकी हैबिट पड़ती है कि आपकी जो है क्या नाम हैबिट्स में आ जाती है चीजें कि हमको पढ़ना है। तो ये भी ठीक है। हमारे पास गलत यही था कि हमारी झिझक दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में किसकी बात की जा रही है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, होपफुली आप इसका जवाब जरूर दे पाओगे। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ना जरा। लिखा हुआ है कि एक शिक्षक श्याम पट्ट पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है या लिखती है। यानी कोई टीचर है, वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ शब्द लिख रही है या लिख रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है। मतलब कोई टीचर है जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, प्रॉपर शब्द लिख रहे हैं, और बच्चे जो हैं उन्हीं शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर रहे हैं, है ना। तो इस कह रहे हैं कि इस तकनीक को क्या कहेंगे, वर्तनी सिखाने की इस तकनीक को क्या कहेंगे। वर्तनी यानी आप स्पेलिंग्स को सिखा रहे हो कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कोई मात्राएं गड़बड़ ना हो, कोई कुछ भी गड़बड़ ना हो। मतलब वर्तनी का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, सेंटेंसेस को सही करना, यानी उनमें मिस्टेक ना हो, कामा कहाँ पे लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, है कहाँ पे पाई मात्राएं सही होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। वही बात कही जा रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं कि इस वर्तनी सिखाने की इस तकनीक किस चीज से मेल खाती है। क्या ये खेल विधि है? यहाँ पे खेल तो हो नहीं रहा कोई। अभ्यास, ड्रिल, ड्रिल करना तो वो होता है जब आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो। सस्वर पठन को बोल सकते हो कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है या बच्चा पढ़ा रहा है, आप उसकी बात को बार बार रिपीट कर रहे हो, तो सस्वर पठन को बोल सकते हो ड्रिल, ड्रिलिंग करना। श्रुतिलेख है, क्या ये प्रतिलेखन है? बताओ। यहाँ पे श्रुतिलेख का मतलब होता है जब आप कुछ सुन के कुछ करते हो। सुन के की हम बात हो नहीं रही, यहाँ पे बात हो रही है कि टीचर ने कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, एज इट इज बच्चा जो है उसको नोट कर रहा है। तो ये क्या है? ये प्रतिलेखन विधि होती है। कौन सी विधि होती है? ये प्रतिलेखन विधि होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में किसकी बात करी जा रही है। चलो पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में किसकी बात करी जा रही है। चलो देखो, लिखा हुआ है किसी भाषा की परीक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है। अब देखो हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया। अब पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाषा की परीक्षा का ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब है कि उस टेस्ट में जो है कितने क्वेश्चन टफ हैं, कितने मॉडरेट हैं, कितने सिंपल हैं। तो ये कहने का मतलब कि एक जो है पेपर होता है उसका दायरा सेट किया जाता है कि उस क्वेश्चन पेपर में कितने जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट हैं, कितने टफ हैं, और कितने जो है वो सिंपल क्वेश्चन हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इस बात को कि क्या नाम भाषा की परीक्षा का ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया आपको। आगे कह रहे हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है। मतलब आप इस चीज को तैयार कर रहे हो, एक पेपर को आप तैयार कर रहे हो, तो उसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखा हुआ है शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, यानी पढ़ाई जो है उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इंपॉर्टेंस तो है, तो ये तो ठीक बात है, लेकिन हमसे गलत बात पूछी गई है? प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, यानी एक टेस्ट है उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग लगा सके, मतलब डिफरेंट टाइप से सोच तो सके एटलीस्ट। समझ रहे हो? तो ये भी ठीक है कि बच्चा डिफरेंट टाइप से सोच रहा है तो वो ऑब्वियसली एक्टिव होगा वो। अब आगे लिखा हुआ है कठिनाई के स्तर को महत्व देना। भाई कठिनाई किस लेवल तक है, मतलब क्वेश्चन का जो दायरा पूछने का लेवल है वो कितनी हदों तक है। ऐसा नहीं कि क्लास 11 में बच्चा पढ़ रहा है, आप बीएससी ग्रेजुएशन का दे रहे हो वहां पे। मतलब एक दायरा, एक डिस्टेंस आपके माइंड में है कि भाई बच्चा इस इतनी हदों तक काम कर सकता है ना। तो उसको देख के आप पेपर बना रहे हो, उसका एक असेसमेंट या आकलन करके बना सकते हो कि भाई हमें मालूम है कि बच्चे का दायरा इतना है, तो वो इतने में रह के उसको सॉल्व कर पाएगा। तो ये ठीक बात है। आगे लिखा हुआ लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, कि यानी एक पेपर है उसमें कितनी शैलियों का काम हो रहा है, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हो, कितना सजावट है उसमें। क्या ये सही है कि सजावट से, शैलियों से क्या मतलब यहाँ पे? तो इसी को निगेटिव माना गया है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है। चलो आगे चलते हैं, समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल 7 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बताओ जरा। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6
वाक्यों का एक छोटा अनुच्छेद, यानी 6 वाक्यों मतलब 6 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ दे रही है अध्यापिका। अध्यापिका क्या कर रही है, एक टीचर जो है अपनी 5वीं कक्षा यानी क्लास 5th के बच्चों को एक 6 लाइन की सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ दे रही है। आगे कह रही है अनुच्छेद को 2 बार सुनने के लिए कहती हैं, मतलब जो भाई टीचर पढ़ा रही है मान लो, और उस 6 लाइन के पैराग्राफ को टीचर ने कहा है कि 2 बार सुनने के लिए कहा कि 2 बार सही से सुन लो, फिर मैं बताती हूँ कि होमवर्क क्या करना है आपको, है ना, या यहीं पे आपको क्या करना है। तो कह रही है, बाद में कह रही है कि वह उस क्या नाम लिखा हुआ है, फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती हैं। यह शिक्षण की विधि का कौन सा रूप है भाई? अब इसको क्वेश्चन को समझो पहले। देखो यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक अध्यापिका जो है क्लास 5th में पढ़ा रही है और वो 6 लाइन का कोई पैराग्राफ है जिसको पढ़ के सुनाया उन्होंने, और बाद में कह रही है 2 बार मतलब पढ़ के सुना दिया, फिर बाद में कह रही है कि इस पैराग्राफ में मतलब जो भी क्लासरूम में जितने भी बच्चे होंगे उनको 4-4 के ग्रुप में बांट दिया। भाई मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो उनको 4-4 के ग्रुप में 5-5 के ग्रुप में बांट दिया, जैसे भी बच्चे जितने भी बच्चे और रोल नंबर के अकॉर्डिंग, कि पहले रोल नंबर 1 to 4 तक, फिर 4 से 8 तक, ऐसे 4-4 के 4 ग्रुप बना लिए। और फिर कह रही है सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना, मतलब जो भी आपको मैंने सुनाया हुआ है उनको अपने शब्दों में लिखो। अध्यापिका ने जो पढ़ाया विद्यार्थियों को 4-4 को ग्रुप में बांट दिया और अध्यापिका कह रही है कि अपने शब्दों में इन सेंटेंसेस को अपने सेंटेंसेस में लिख के दिखाओ, यानी अपने अनुभव के अकॉर्डिंग लिख के दिखाओ। तो क्या होगा, ये कौन सी विधि का कौन सा उपागम है ना, लिखा हुआ यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है। क्या ये रचनात्मक लेखन है? रचनात्मक लेखन तब होता है जब क्रिएटिविटी होती है, जब कुछ नया वहां पे होता है। अब यहाँ पे नया तो कुछ नहीं हो रहा, अध्यापिका ने जो पढ़ाया उसी को कह रही है सेंटेंस में बोलने के लिए, अपने शब्दों में लिखने के लिए, है ना। तो ये तो गलत बात हो गई, इसका तो ये जो नहीं हुआ। श्रवण एवं भाषण, यहाँ पे कोई सुनने और भाषण करने की बात तो नहीं हो रही, है ना। क्या ये अनुच्छेद श्रुतिलोक है या वाक्य आधारित श्रुतिलोक है? बताओ कौन सा है, बताओ यहाँ पे अनुच्छेद श्रुतिलोक है या वाक्य आधारित श्रुतिलोक? तो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा, अनुच्छेद से रिलेटेड बात हो रही थी तो ये क्या होगा, अनुच्छेद श्रुतिलोक होगा यहाँ पे, या फिर वाक्य आधारित श्रुतिलोक होगा, इसकी बात नहीं हो रही। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे चलेंगे, समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन, और ये 8 क्वेश्चन हैं सेशन में, ताकि आप भी थोड़ा बोर ना हो। मुझे लगा 7 है, चलो कोई ना, इट्स ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे और अच्छी बात है आपके लिए। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? एक अच्छी किताब जो होती है, एक बेस्ट बुक जो होती है, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? मतलब एक बुक कलेक्शन जो एक उत्तम बुक है, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों की क्या नाम स्ट्रैटेजी में, उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है? भाषा एवं शब्द भंडार, कि उसमें शब्द कैसे हैं, उसमें लैंग्वेज कैसी है। तो ये बहुत ही मायने रखता है कि कोई भी किताब है उसकी लैंग्वेज कैसी, वो अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। लैंग्वेज अच्छी है और उसके शब्द को सच्चे, यानी उसके अंदर शब्दों का चयन अच्छे से किया गया है, तो किताब भी अच्छी होगी, ये भी ठीक बात है। उसके अंदर विषय वस्तु कैसी है, मतलब उसका कंटेंट जो है वो कैसा है, कंटेंट तो सबसे मेन होता है ना, तो ये भी ठीक है। शैली एवं योजना, शैली एवं योजना जो उसका एक प्रारूप है किताब का, एक विधिवत तरीके से रखा गया है ना, तो ये भी ठीक बात है। मुद्रण एवं जिल्द, क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनो जरा। जिल्द चढ़ाना, ये क्या है, मतलब आपके पास जो भी किताब है उसका कवर बढ़िया होना चाहिए। जिल्द चढ़ाना का मतलब, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना का मतलब क्या है कि जो किताब का फ्रंट पेज है वो बढ़िया कर दो, अंदर जो भी हो मुझे मतलब नहीं है। क्या ये सही है? किताबों के अंदर की चीजें, कंटेंट है, उनकी विषय वस्तु है, उनकी भाषा है, उनकी लैंग्वेज है, वो सब सही होना चाहिए। ये नहीं कि उसका कवर बढ़िया मेंटेन कर दिया, सजा दिया और अंदर कुछ भी भाड़ में जाए, है ना। तो यही ऑप्शन डी ऑप्शन जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही हमसे गलत गया है, मानदंड नहीं है। आगे चलो समझते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट में क्या बात करी गई है हमारी। क्वेश्चन नंबर 8 जरा पढ़ो जरा। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? यानी इनमें से ऐसा कौन सा उपागम है जो विद्यार्थियों की मौखिक भाषा में मदद करेगा? मौखिक का मतलब बोलने चालने, कम्युनिकेशन स्किल जो डेवलप होती है, जहां पे आप बोलते हो, है ना, बोल बोल के, मैं क्या कर रहा हूँ, बोल बोल के सिखा रहा हूँ ना, मौखिक भाषा देख के भी सिखा रहा हूँ आपको, लिख के भी सिखा रहा हूँ चीजें। तो मौखिक भाषा का मतलब कि जब आप बोल के कुछ प्रकट करते हो, मौखिक का मतलब ही होता है कुछ आप कम्युनिकेशन करते हो, कम्युनिकेट करते हो, बोलते चालते हो, तो ये अच्छी कैसे होगी, मौखिक भाषा का डेवलपमेंट कैसे होगा, किस उपागम के थ्रू होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा मदद करेगा। ऑप्शन, नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना, यानी जो भी आपके सामने नए नए शब्द आएंगे उनका उच्चारण करोगे तो मौखिक भाषा सही हो जाएगी क्या? आगे पढ़ो। अभ्यास के साथ साथ पाठ्य सामग्री का समवेत पठन, यानी अभ्यास पढ़ा है अध्यापक के द्वारा पाठ्य सामग्री का संवेद पठन, यानी अध्यापक जो पढ़ा रहा है उसको आप रटते रहो, यहाँ से आपकी मौखिक भाषा सही हो जाएगी। है कविता को कंठस्थ करने, यानी कंठस्थ यानी रट लो, रटना गलत हो गया।
और अध्यापक के साथ रटते रहो, ये भी गलत बात हो गई। नए शब्दों का उच्चारण बार बार करते हो, ये सही नहीं है। रोल प्ले में भाग लेना, जब आप कोई नाटक करते हो, जब आप किसी कैरेक्टर में आते हो, तो आप पूरी तरीके से ढल जाते हो कि कैसे बोलना है, समझ रहे? तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप रोल प्ले करते हो, तो वहां की मौखिक भाषा जो है आपकी डेवलप होगी। समझ रहे मेरी बात को? तो जब भी आपके सामने ये क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, तो वहां पे आप एक ही बार में, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, रिमाइंड तक नहीं करना पड़ेगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा कि मैंने प्रैक्टिस करी है ना? तो रोल प्ले का मतलब है कि जब आप कैरेक्टर में आके कुछ बोलते हो, किसी का, अगर किसी की मिमिक्री भी आप करते हो, तब भी आप वहां से आपकी जो है मौखिक भाषा डेवलप होती है ना? क्योंकि आप अच्छे से बोलने की कोशिश करते हो। समझ रहे मेरी बात को? तो डी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे लगता है कि कहीं पर भी आपको डाउट नहीं रह गया होगा, और फिर भी अगर आपको कहीं डाउट रह गया तो मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। और ये मत सोचना माइंड में कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है? नोटिफिकेशन आज नहीं तो कल आउट हो ही जाएगा। आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से करते रहो, ताकि एक अच्छा खासा स्कोर आएगा। और 120 प्लस लाओगे तब भी हम पॉडकास्ट के लिए आपको बुलाऊंगा, 100% बुलाएंगे मैं, है ना? तो फिर वही है, कमेंट तो कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे, ताकि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे भी जब तक सीटेड यूपीटेड हो नहीं जाएगा, तब तक डेली 6 बजे वीडियो आपके पास आएगी। 110%, किसी किताब की आपको जरूरत नहीं है, मैं डेली इतने मॉक टेस्ट आपको कराऊंगा, 110% गारंटी ले रहा हूँ, है ना? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, ये दोबारा आपको टाइम नहीं मिलने वाला, ये मेरी टैगलाइन हो गई है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच।